Yes, everybody. होपफुली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद है अच्छे से, और अभी हम उसके रिलेटेड नोट पढ़ने वाले हैं। समझ गए आप लोग अच्छे से? तो आ जाइए, हम नोट पढ़ते हैं एक एक चीज के ऊपर। नोट वन। देखो, सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बरोबर। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल plus raw material purchased plus carriage inward for raw material less loss of stock by theft और फायर, मतलब कोई भी एबनॉर्मल लॉस का। बरोबर। वो लॉस ऑफ रॉ मटेरियल बाय लॉस ऑफ, मतलब बाय थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप गौर कीजिए, जब मैंने इसको लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या होता है? जो हमने प्रोडक्शन में यूज किया वही मटेरियल यहाँ लिखा है। समझो आपने परचेज किया पर प्रोडक्शन में यूज नहीं किया, आपने ऐसे ही फेंक दिया, कोई चोरी करके लेके चला गया, आग से जल गया, वो प्रोडक्शन में यूज ही नहीं हुआ है, तो उसको कॉस्ट शीट में क्यों लिखने का? इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। समझे? जो प्रोडक्शन में यूज हुआ वही हमें लिखना है। तो ओपनिंग हमारे पास था, परचेज जो हमने खरीदा उसका कैरेज इनवर्ड भी ऐड कर दिया, माइनस अगर हमने कुछ भी फेंक दिया है, लॉस हो गया है, जल गया है, वो हटा दो, क्लोजिंग हटा दो। बराबर समझे? अगर कोई मटेरियल हमने डोनेट भी किया है किसी को, ऐसे ही दिया है, वो भी माइनस कर देना, क्योंकि जो हमने प्रोडक्शन में यूज किया हमें वो मटेरियल फाइंड करना है। समझे? बराबर से पक्की बात। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मीनिंग समझा? देखो, सिंपल अपन जब बचपन में पढ़ते थे रॉ मटेरियल कंज्यूम को ऐसे लिखते थे, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, बस इतना ही लिखते थे। यहाँ मैंने कैरेज इनवर्ड क्यों लिखा? क्योंकि मटेरियल के रिलेटेड मैं खर्चा कर सकता हूँ। लॉस बाय फायर एक्सेट्रा, क्योंकि ये मेरा मटेरियल अगर नुकसान हुआ रहेगा तो मुझे हटाना पड़ेगा। बरोबर समझे? आ जाइए, पहला नोट समझा बरोबर से? पक्की बात? कोई शक, कोई डाउट? अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट, नोट टू, फॉर लेबर। फॉर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? मैंने आपको पीछे बेसिक कंसेप्ट में भी समझाया था। इट इज कॉस्ट ऑफ लेबर which is traceable and which is incurred specifically for production. It can be skilled, unskilled, and semi-skilled. Man, woman,
एक्सेट्रा, कोई भी वे में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन के लिए इंकर हुआ वो इधर आएगा। इफ देयर इज इनडायरेक्ट लेबर, then it is included factory overheads if it is relating to production। अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो किधर इंक्लूड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। वेरी क्लियर, कोई शक कोई डाउट? नोट 3, direct expenses, it is those expenses which are incurred specifically for production and are traceable to product but are other than material and labor। For example, hire charges of a machine specifically meant for royalty paid for production एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है जो स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये सब एक्सपेंसेस किसमें आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड भी है पर ना मटेरियल में आते हैं ना लेबर में आते हैं, पर दे आर स्पेसिफिकली ट्रेसेबल, दे आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बराबर, पक्की बात, समझा? अच्छा आगे। नोट 4, sum of direct material, direct labor and direct expense is prime cost। बराबर। In prime cost we add factory overheads। Factory overhead is also incurred for production। So, how to identify which expense will go to prime cost and which expense to factory overheads। बराबर। तो हमको ये आइडेंटिफाई कैसे करने का? इफ फॉलोइंग
two conditions are fulfilled, then we will classify expense in prime cost. That is either indirect material or direct labor or direct expense. बराबर हाँ या ना. पहली कंडीशन, expenses is incurred for production in factory. फैक्ट्री में खर्चा हुआ है प्रोडक्शन के लिए. दूसरा, एक्सपेंस वेरी as per unit, that is it is fixed per unit, but total amount will change as per quantity produced. बरोबर. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी. मतलब पहला चीज क्या होना चाहिए, खर्चा कितना इनकर होना चाहिए, फैक्ट्री में इनकर होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए. दूसरा, अगर 1 यूनिट के लिए 2 रुपया तो 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, ऐसा वैरी होना चाहिए एक्सपेंस. बरोबर. समझ में आया. पक्की बात. तो हम प्राइम कॉस्ट में लिखेंगे. अगर if condition 2 above not fulfilled, then we will classify expense in factory overheads. मतलब प्रोडक्शन के लिए खर्चा हुआ पर यूनिट टू यूनिट वेरी नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको किसमें क्लासिफाई करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर. किसमें क्लासिफाई करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर. वेरी क्लियर. हाँ या ना. इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज ओनली कंडीशन 1 expense incurred for production is fulfilled. बराबर. कोई शक, कोई डाउट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. बराबर. हाँ या ना. पक्की बात. अच्छा, अभी यहाँ तक समझ में आया आपने को. पहले एक बार यहाँ तक लिख लो. पॉज कॉपी. ये समझा आपको. पॉज कॉपी. पॉज कॉपी. पॉज कॉपी. पॉज कॉपी. बरोबर. यहाँ तक समझ में आया. एक बार यहाँ तक पूरा रीड करके आओ. मतलब ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. ये अपना पहला पार्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स तक का पार्ट. बरोबर.